बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। आज हमारा 11वां लेक्चर है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। और डियर एस्पिरेंट्स, आज भी हमने बड़ा अहम जो है एक स्टेज जो है वो रजिस्ट्रेशन की, उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और इसके अलावा जो है वो कमेंट करना ना भूलिएगा। डियर एस्पिरेंट्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हासद भी होते हैं, जेलस भी होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी बीइंग जज मैं ये सब कुछ जो है वो नहीं पढ़ा सकता, नहीं लेक्चर डिलीवर कर सकता। तो मेरी आपसे सिर्फ ये है कि मेरे लेक्चर्स वगैरह आप लोग सेव करते जाओ, ना कि अल्लाह ना करे कि अगर एकदम अगर सब कुछ मुझे रिवोक करना पड़ जाता है, लेक्चर्स ख़त्म करने पड़ जाते हैं, तो जो जहाँ तक मैंने पढ़ाया वो आपके पास तो हो ना। तो वो आप लोग जो है ये जो लेक्चर्स है इसको डाउनलोड करते जाया करें। और अदरवाइज़ फिर अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर मेरी कोर्ट में आके आप किसी से जो है वो ले सकते हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 11th लेक्चर। और हमने क्या पढ़ा था जी पीछे, थोड़ा सा हम रीकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा व्हाट टू प्रेजेंट, यानी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट क्या थे। होम टू प्रेजेंट, ठीक है। व्हेन टू प्रेजेंट, वेयर टू प्रेजेंट, हु कैन प्रेजेंट, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ा। अब मेरी एक बात सुने कि होम टू प्रेजेंट से क्या मुराद है कि किसकी जुरिडिक्शन बनेगी। हमने पढ़ा था कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में वो सब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी वहां सिचुएट करती है, तो उस सब डिस्ट्रिक्ट का सब रजिस्ट्रार है, उस सब डिस्ट्रिक्ट का तहसील का, वो उसको इंटरटेन करेगा। और अगर वो तहसील हेडक्वार्टर पे है तो वहां पे जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है वो इसको डील करेगा। तो अब रजिस्ट्रार ने अपनी जुरिडिक्शन देखनी है तो कब देखनी है और कैसे देखनी है। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का टाइम है, तो रजिस्ट्रार ने कब देखना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट विद इन टाइम आया है या विद इन टाइम नहीं आया। ऑब्वियसली अगर वो विद इन टाइम नहीं आया तो वो रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर देगा या उसको कहेगा पहले फाइन दो। इसी तरह उसने देखना है कि क्या ये प्रॉपर, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या ये प्रॉपर सब रजिस्ट्रार के सामने जो है वो डॉक्यूमेंट पेश हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो उसको डॉक्यूमेंट को वापस कर देगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इसी तरह उसने देखना है कि भाई कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन प्रेजेंट कर रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें उसने किस स्टेज के ऊपर देखनी है, जब वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ होगा। प्रेजेंटेशन के बाद उसने क्या करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन 52 के तहत वो इंडोर्समेंट करके अब उसने वो सारी चीजें जो हैं वो देखनी है कि क्या ये डॉक्यूमेंट विद इन टाइम आया, क्या ये डॉक्यूमेंट एट प्रॉपर प्लेस आया, क्या इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर पर्सन ने प्रेजेंट किया। ना सिर्फ उसने, अच्छा वो देखेगा कैसे, कैसे ये चीजें वेरीफाई करेगा, अपनी जुरिडिक्शन, टाइम, प्लेस कैसे वेरीफाई करेगा, थ्रू इंक्वायरी। तो अब प्रोसीजर को समझे कि जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गया तो उसके बाद उसने 52 सेक्शन 52 के तहत उसकी इंडोर्समेंट करके वो जो पिछले लेक्चर में बताया था, अब उसने क्या करना है, व्हाट टू डू ऑन प्रेजेंटेशन। अब ये सेक्शन 34, 36 से 39 और फिर 52 के तहत उसने क्या करना है, उसने उसने इंक्वायरी करनी है। किस चीज की इंक्वायरी करनी है, वही जो बता चुका हूं कि क्या ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्लेस पे और प्रॉपर टाइम पे पेश हुआ है, और क्या ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर बंदे ने पेश किया है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 34 जो है वो बताएगा कि वो इंक्वायरी करेगा, और सेक्शन जो 36 टू 39 है वो ये कहता है कि वो अपनी उस इंक्वायरी के दरमियान अगर उसको कोई बंदा चाहिए तो उसको अगर उसने तलब करना है अपनी तसल्ली के लिए कि क्या ये प्रॉपर बंदा है या नहीं है, प्रॉपर बंदे ने डॉक्यूमेंट पेश किया है कि नहीं, वो भी प्रोसीजर बताता है सेक्शन 36 से 39 जो है, ठीक है। तो भाई हम इसको जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो सारी की सारी जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है।
जरा आइएगा वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट और उसका सेक्शन जो 34 है उसके ऊपर देखें। सेक्शन 32 और 33 में हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से लोग जो है वो एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके साथ हमने क्या मिला के पढ़ा था, हमने सेक्शन 40 मिला के पढ़ा था। अब उसने अपनी तसल्ली कैसे करनी है कि ये प्रॉपर पर्सन ने दिया है, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्लेस पे आया है और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर टाइम पे आया है, इसके लिए सेक्शन 34 कहता है जी कि आप मुझे पढ़ो। सेक्शन 34 कहता है कि मुझे रीड करो। सेक्शन 34, इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आपको प्रोसीजर पूछ लिया जाता है उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, तो आपने बेसिकली कहाँ से शुरू करना है, सेक्शन 34 से उसको शुरू करना है। और उससे पहले बेशक आप उसको बताएं कि, बल्कि इसी के अंदर ही बताएं कि द रजिस्ट्रार शेल conduct an inquiry in order to confirm that the document has been presented before the competent authority and within the prescribed time limit and by the proper person। ये वो इंक्वायरी करेगा। ले जी, subject to the provision contained in this part and in section 41, 43, 45, 69, 70, 70, 89, 80, no document shall be registered under this act unless the person executing such document or the representative, assignee or agent authorized as a force appear before the registering officer within time allowed for presentation under section। ये ले जी, वो कहता है कि वो डॉक्यूमेंट उस वक्त तक रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि वो विद इन टाइम जो है वो पेश नहीं किया गया। ठीक है, provided that if owing to urgent necessity or unavoidable accident all such persons do not appear, the registrar in cases where delay in appearing does not exceed 4 months may direct on payment of fine not exceeding 10 times the amount of proper registration fee in addition to fine in if any payable under section 25 the document may be registered। भाई ये क्या बात हुई, एक था सेक्शन 25 जो हम ये पढ़ के आए थे कि अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो विद इन 4 मंथ नहीं आया, विद इन 4 मंथ नहीं आया, तो वो 4 माह के डिले के अंदर अंदर आ गया है, तो रजिस्ट्रार उसको फाइन करके तो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर लेगा। ये कौन सा सेक्शन था, 25। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो फिर आ गया सेक्शन 34 में, और वो कहता है कि 25 को नहीं देखो, कहता है 25 को नहीं देखो, इस सेक्शन के तहत जो है उसको फिर एक और फाइन होना है। तो अब मैं इसको क्लियर करने लगा हूँ, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब समझ लें कि मैं एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने गया, मैं, ठीक है, अच्छा मैंने वो डॉक्यूमेंट अब बात डॉक्यूमेंट की हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, डॉक्यूमेंट की। मैं गया तो मैंने वो डॉक्यूमेंट जो था वो मैंने विद इन 4 मंथ पेश नहीं किया। मैं रजिस्ट्रार के पास गया, मैंने, उसने कहा कि अच्छा आप विद इन टाइम नहीं आए, तो उसने सेक्शन 25 के तहत देखा कि क्या मैक्सिमम डिले 4 माह का है, कि मसलन जिस टाइम के अंदर मैंने आना था उसके बाद 4 माह के अंदर आया हूँ, यानी मैक्सिमम मैंने 8 माह के अंदर आया हूँ। अगर तो वो मसलन डिले को भी 4 माह गुजर गए तो वो रिफ्यूज कर देगा, ऐसे ही था ना। तो फिर मैंने बताया था जाके सेक्शन 77 के तहत दावा करना पड़ेगा कि जनाब इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जाए। ठीक है, और अगर वो समझेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसमें डिले जो है वो 4 माह से कम है, तो वो फिर फाइन के साथ क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर लेगा, एडमिट कर लेगा। अब ये सेक्शन और उस सेक्शन में पता बच्चों फर्क क्या है, वहां पे सिचुएशन ये थी
कि डॉक्यूमेंट को 4 माह के अंदर प्रेजेंट करना था। यहाँ पे जो बात वो कर रहा है वो ये है कि वो जो बंदा है जिसने वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है वो जो है वो 4 माह के अंदर अंदर जो है वो नहीं आया, तो उस सूरत में वो कहता है कि फिर उसको जो है 10 टाइम फाइन के साथ जो है उस बंदे को वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की इजाजत दे दी जाएगी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। डॉक्यूमेंट विद इन 4 मंथ भी प्रेजेंट नहीं किया, उसके बाद जो विद इन नेक्स्ट 4 मंथ का डिले था उसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गया, लेकिन किसी वजह से वो जो बंदा था जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था वो प्रॉपर बंदा नहीं पेश हुआ। ठीक है, तो अब सेक्शन 34 का प्रोवाइजो कहता है कि अगर वो बंदा 4 माह के डिले के अंदर अंदर आ जाता है तो फिर उसको 10 टाइम फाइन के साथ जो है कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की इजाजत दे देगी। तो फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि भाई एक डॉक्यूमेंट को जो है वो 4 माह में पेश करना होता है। अगर वो किसी वजह से 4 माह में पेश ना हो सके तो फिर नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर अंदर विद फाइन आप उसको डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। कितने हो गए? 8 माह। अच्छा, अगर नेक्स्ट डिले के साथ डॉक्यूमेंट पेश हो गया लेकिन बंदा पेश नहीं हुआ प्रॉपर, तो फिर उसको 4 माह का मजीद डिले के अंदर अंदर विद फाइन जो है वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है। यानी अब उस बंदे को कितना टाइम मिल गया? 12 माह मिल गए। उसको कितने माह मिल गए? 12 माह मिल गए। 4 तो लॉ ने दिए थे और 4 माह जो थे वो सेक्शन 25 ने कहे, और 4 माह में उसने डॉक्यूमेंट तो पेश कर दिया लेकिन वो जो प्रॉपर बंदा था वो नहीं पेश हुआ। तो फिर सेक्शन 34 के प्रोवाइजो के तहत वो फाइन दे के तो मजीद 4 माह के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट जो है वो पेश हो सकता है। अब मैं इसको पढ़ने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। Provided that if owing to urgent necessity or unavoidable accident all such persons do not so appear, the registrar in cases where the delay in appearing does not exceed 4 months may direct on payment of a fine not exceeding 10 times the amount of proper registration fee in addition to the fine, if any payable under section 25 the document may be registered। यानी 25 के तहत तो डॉक्यूमेंट लेट पेश करने का जुर्माना था, 34 के तहत तो बंदा लेट आया है ये उस चीज का जो है वो जुर्माना है, और ये सेक्शन 25 की इन एडिशन होगा। ये नहीं होगा कि अगर 34 का फाइन हो गया है तो फिर सेक्शन 25 का जो है वो नहीं होगा। ले जी, डॉक्यूमेंट पेश हो गया या विद फाइन जो है वो पेश हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब वो क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट पेश हो गया और अब वो करेगा appearance under subsection 1 may be simultaneously or different time। अच्छा, इसमें जो वो बंदे ने जो पेश होना डॉक्यूमेंट को लेके, वो अगर एक से ज्यादा लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं या दोनों पार्टियों का एक वक्त में पेश होना जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट टाइम में भी पेश हो सकती हैं। ठीक है, अब वो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा? वो जो जिसके सामने डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, ठीक है, inquiry whether or not such document was executed by the person to whom it purported to have been executed। कौन से बंदे भी? वो जो हमने उसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर था हु कैन प्रेजेंट सेक्शन 32 था। ठीक है, ये मैंने उसकी लिस्ट भी आपको बताई थी। तो अब वो क्या करेगा? एक इंक्वायरी करेगा कि क्या ये वही लोग हैं जिनको लॉ एम्पावर्ड करता है डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, और अगर वो एजेंट है तो क्या वो प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने एग्जीक्यूट हुआ और ऑथेंटिकेट हुआ, क्या वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आया है? ठीक है, अब देखिएगा, appearance under subsection 1 may be simultaneous at different time, the registry officer shall thereupon inquiry whether or not such document was executed by the person by whom it purport to have been executed। एक बात, satisfy himself as to the identity of the person appearing before him and alleging that they have executed the document। पहले उसने किस चीज की वेरिफिकेशन की है जी?
कि क्या जिस बंदे से इस डॉक्यूमेंट को मंसूब किया जा रहा है क्या उसी ने एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया, पहले में ये है। दूसरे में उसने आइडेंटिफाई करना है कि वो बंदा जो ए में कहा जा रहा है कि भाई इसने एग्जीक्यूट किया है, क्या अदालत में वही बंदा खड़ा है, क्या उसका एजेंट ही खड़ा है, क्या उसका असाइनी खड़ा है। कैसे करेगी कोर्ट? कोर्ट उसको कहेगी शनाख्ती कार्ड दे दो। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ सकती है, अगर एजेंट है तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसको पढ़ सकती है कि क्या यही बंदा है, उसकी तस्वीर बना सकती है, उसके CNIC से वापस इवन आगे चल के हम देखेंगे कि वो ऑन ओथ उस बंदे को क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है रजिस्ट्रार इन ऑर्डर टू अपनी तसल्ली करने के लिए। तो पहला ये है कि इंक्वायरी ये करनी है कि क्या ये उसी बंदे ने एग्जीक्यूट किया है जिससे इसको मंसूब किया जा रहा है। दूसरे में उसने देखना है कि क्या अदालत के सामने, क्या रजिस्ट्रार के सामने वही बंदा खड़ा गया हुआ है जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। अब तीसरा क्या है, in the case of any person appearing as a representative, assignee or agent satisfy him in the right of such person to appear। और अगर कोई बंदा कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने वाले का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, असाइनी हूँ, एजेंट हूँ, तो वो अपनी तसल्ली करेगा कि क्या वाकई ये बंदा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये बंदा वाकई उसका जो है वो एजेंट है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अभी तक ये बताया कि वो जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है, वो जो है वो जब तक अपनी तसल्ली नहीं कर लेता कि ये प्रॉपर बंदे ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। और अगर ना सिर्फ उसने ये देखना है कि प्रॉपर बंदे ने पेश करना, बल्कि देखना है कि क्या ये विद इन टाइम पेश हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें जो है वो एक एक्सेप्शन भी देखी कि अगर नेसेसरी या अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट के तहत वो विद इन टाइम नहीं आया तो मैक्सिमम 4 मंथ के डिले के साथ वो बंदा अदालत में डॉक्यूमेंट लेके उसको प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो सबसे पहले इस चीज की इंक्वायरी करेगा कि इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किसने किया है। फिर दूसरे नंबर पे वो इस चीज की सेटिस्फेक्शन करेगा कि क्या वो एग्जीक्यूटिंग पर्सन मेरे सामने खड़ा है, और अगर वो बंदा नहीं खड़ा तो क्या उसका एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव या साइनी इस वक्त मौजूद है। अब आ जाए सब सेक्शन 4 पे। Any application for a direction under the proviso to subsection 1 may be lodged with the sub-registrar who shall forward it to the registrar whom। देखिए मेरी बात सुने, ये जो फाइन रीमिट करना है, सॉरी ये जो फाइन के साथ डॉक्यूमेंट पेश करने की इजाजत देनी है, ये किसकी जुरिडिक्शन है? रजिस्ट्रार की। लेकिन अगर वो तहसील है तो फिर वो डॉक्यूमेंट किसके सामने पेश होना है? सब रजिस्ट्रार के सामने। तो उसको वो एक एप्लीकेशन देगा किस चीज की? वो डिले को कंडोन करने की। और वो सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा किसको? रजिस्ट्रार को, ताकि वो ऊपर वाला सेक्शन जो है उसके तहत जो है वो ऑर्डर कर सके। एनी एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन अंडर द प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1 मे बी लॉन्च्ड विद सब रजिस्ट्रार who shall forthwith forward it to registrar to whom it is subordinate। Nothing in this section shall apply to copies of decree and order। देखिए मेरी बात सुने, डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा ना सेक्शन 88 या 89, तो वो डायरेक्ट डिक्री या ऑर्डर कोर्ट में आना है। कोर्ट ने डायरेक्ट भेज देना रजिस्ट्रार को कि चलो इसके ऊपर अमल करो। तो फिर इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 89 बेसिकली जो प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट है उसकी एक्सेप्शन है, जहां पे वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जब एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है तो फिर 34 के तहत उसकी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली। लो जी, अब वो जो बंदा है जिसने वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो गया रजिस्ट्रार के सामने, ठीक है। अच्छा एक चीज है, क्या रजिस्ट्रार ने पहले इंक्वायरी करनी है या पहले इंडोर्समेंट करनी है? तो 34 में तो इंक्वायरी आ गई ना। अब आप जरा आए ना 52 पे। 52 क्या कहता है?
the date, time, and our presentation and the signature of every person presenting a document for registration shall be endorsed on every such document at the time of presenting it. ठीक है, कि वो क्या करेगा कि एक डॉक्यूमेंट उसके पास आ गया है तो वो उसकी क्या करेगा, इंडोर्समेंट करेगा। ठीक है, और ये इंडोर्समेंट कब होगी, जब वो ये इसके लिए उसने 34 का इंतजार नहीं करना, ये इंडोर्समेंट कर देनी है। वो तो अगला प्रोसीजर है कि उसने ये देखना है, एक दफा तो उसने इस चीज की इंडोर्समेंट की है कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हुआ है, वो प्रेजेंट हुआ है। अच्छा, अब 35 क्या कहता है, कहता है अब देखें प्रोसीजर ऑन एडमिशन, ये इससे ये सेक्शन 35 कह रहा है प्रोसीजर ऑन एडमिशन, और बच्चों इसको किसके साथ मिला के पढ़ना है, सेक्शन 58 से 61, याद आया। एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, इसको किसके साथ मिला के पढ़ना है, सेक्शन 71 से लेके सेक्शन 77 तक। तो ये प्रोसीजर है। अगर पेपर में आ जाता है कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर लिखें, तो आपने सबसे पहले सेक्शन 34 को कहना है फर्स्ट स्टेज के इंक्वायरी रिगार्डिंग टाइम लिमिटेशन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर पर्सन, वो उसको डिस्कस करना है। और फिर 35 का जिक्र करना है कि वो अब क्या कहता है, वो कहता है if all person executing the document appear personally before the registering officer and are personally known to him, or is if he be otherwise satisfied that they are person they present themselves to be, and if they all admit the execution of the document। लो जी, अब जो उसने इंक्वायरी बेसिकली करनी है वो किस चीज की करनी है कि जो जो लोग उसके सामने पेश हो रहे हैं, ठीक है, वो इंक्वायरी के जरिए क्या करेगा, वो इंक्वायरी के जरिए क्या करेगा, तो इंक्वायरी के जरिए वो क्या चीज देखेगा कि वो तमाम पर्सन जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया वो प्रॉपर लोग, वही लोग उसके सामने हैं। ठीक है, और वो खुद की इस बात की भी तसल्ली करेगा कि अगर वो डॉक्यूमेंट किसी और के जरिए पेश हो रहा है तो क्या वो ऑथोराइज है उस डॉक्यूमेंट को पेश करने का, और फिर वो इस चीज की भी तसल्ली करेगा कि वो सब लोग उस एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी हमने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। और if in the case of any person appearing by a representative assignee or agent, such representative assignee admit the execution, और अगर वो डॉक्यूमेंट किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आया है तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव असाइनी या एजेंट जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन को एडमिट कर रहा है। इफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज डेड and his representative or assignee appear before the registration commission and admit the execution, या अगर वो बंदा मर गया है जिसने एग्जीक्यूट किया है तो क्या उसका रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हुआ है, असाइनी पे अपीयर हुआ है कोर्ट के सामने, और क्या वो एग्जीक्यूशन को जो है वो एडमिट करता है। अगर करता है तो द रजिस्ट्रार शैल ऑफिसर रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 58 to 61, जो कि मैं आपको क्या कर चुका हूँ, जो कि मैं आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, देखिए मेरी बात सुनिए, 35 को अभी नहीं हमने पढ़ना, आज तो हमने ये पढ़ना है कि वो डॉक्यूमेंट पेश हुआ तो उसने उसकी क्या किया, इंक्वायरी की 34 में, और इंक्वायरी में उसके पास पावर्स क्या हैं वो हमने पढ़नी है। फिर जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का तो उसके साथ सेक्शन 35 को पढ़ेंगे। तो आई एम वेरी सॉरी, अब हम देखते हैं सेक्शन 34 हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं सेक्शन 36 क्या है, इसको हम प्रोसीजर के साथ मिला के पढ़ेंगे। Enforcing the appearance of executant and witnesses. Procedure where appearance of executant or witness is desired if any person presenting any document for registration or claiming under any document which is capable of being so presented desire the appearance of any person whose presence or testimony is necessary for the registration of such document, the registering officer may in his discretion call upon such officer or court as the government direct in his behalf to issue a summons requiring him to appear at the registration office either in person or by duly authorized agent as in the summons may be mentioned and at the time named therein। देखिए मेरी बात सुने,
वो अपनी ये तसल्ली करना चाहता है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपर बंदे ने ही एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, किसी भी बंदे को तलब कर सकता है एज ए विटनेस, या वो खुद पार्टी हो। तो उसका तरीकेकार क्या होगा, वो क्या करेगा, वो जैसा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, वो मुतलका ऑफिसर या कोर्ट को लिखेगा कि जी इस बंदे को समन कर दो। तो वो मुतलका कोर्ट या ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा कि वो उस बंदे के समन जारी करेगा और फिर उसको डायरेक्शन देगा कि तुम ना रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाओ। 36 वेरी सिंपल है, वो ये है कि रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार की अपनी पावर नहीं है कि वो किसी बंदे को तलब कर सके, लेकिन जो जब गवर्नमेंट उस बिहाफ पे कोई ऑफिसर मुकर्रर कर दे या वो किसी कोर्ट का नाम ले ले, तो वो कोर्ट या ऑफिसर जो है वो उस बंदे को क्या कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं। ऑफिसर आर कोर्ट टू इशू एंड कास्ट सर्विस ऑफ समन। अब वो कोर्ट या ऑफिसर क्या करेंगे, द ऑफिसर आर कोर्ट अपॉन सीट ऑफ द पर्सन P&P payable for in such cases shall issue the summon accordingly and cause it to be served upon the person who appear is so required। अब वो ऑफिसर या कोर्ट क्या करेंगे, वो समन को सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी या रिक्वायर्ड फीस जो होगी, वो उस फी के सब्जेक्ट टू डेट फी क्या करेंगे, वो समन जारी कर देंगे उस बंदे के नाम जिसको, या उस विटनेस के नाम जिसको के सब रजिस्ट्रार जो है उसने क्या किया, तलब किया, और उसको डायरेक्शन देंगे कि आप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाओ। अब सेक्शन 38 है, पर्सन एग्जेम्प्टेड फॉर अपीयरेंस एट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसको रजिस्ट्रार इंक्वायरी के तहत 34 में इंक्वायरी के तहत नहीं बुला सकता। अ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ bodily infirmity is unable without risk or serious inconvenience to appear at the registration office। जो बंदा बीमार है, जिसका अदालत में, जिसका सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना रिस्क है, तो उसको वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार फिर उसको नहीं बुलाएगा। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आप पर्सन इन जेल अंडर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर। जो बंदा जेल में है चाहे वो सिविल या क्रिमिनल में है, और पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, और वो लोग जो कि एज पर लॉ कोर्ट में पेश होने से एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि एक पर्दा नशीन लेडी है तो उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, वो फिर क्या करेगा कि ये सेक्शन 38 क्या कहता है कि इन लोगों को वो नहीं बुला सकता। बच्चों मैं दोबारा बताता हूँ, 34 ने कहा कि जो रजिस्ट्रार है वो सब रजिस्ट्रार वो इंक्वायरी करेगा कि क्या मेरी जुरिडिक्शन है, वो इंक्वायरी करेगा क्या ये डॉक्यूमेंट विद इन टाइम पेश हुआ है, वो इंक्वायरी करेगा क्या ये डॉक्यूमेंट एट प्रॉपर प्लेस पेश हुआ है, वो इंक्वायरी करेगा क्या ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर बंदे ने पेश किया है। ठीक है, और ये इंक्वायरी करते हुए उसके पास ये पावर होगी कि वो किसी भी बंदे को तलब कर सके कि भाई आप मेरे सामने जो है वो पेश हो जाओ। ठीक है, और उसकी तलबी का जो तरीकेकार होगा वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो सेक्शन 36 में है, जो कहता है मुतलका कोर्ट या ऑफिसर जैसा कि गवर्नमेंट कहे उसको लिखा जाएगा कि इसको समन करें, और वो कोर्ट या सेक्शन 37 करता है वो कोर्ट या ऑफिसर फिर आगे उस समन जो है उसको सर्व करवाएगा और उस बंदे को डायरेक्शन देगा कि तुम उधर मुतलका जो है रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश हो जाओ। ठीक है, और फिर सेक्शन 38 कहता है कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है वो तलब नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है वो तलब नहीं कर सकता, उसमें जो बंदा बीमार हो, जो बंदा जेल में हो, और जो बंदा क्रिमिनल केस में अंदर हो, या वो जिसको लॉ कह दे, and who would but for the provision next in contained be required to appear in person at the registration office shall not be required so to appear। बेशक उसकी अपीयरेंस जरूरी थी, लेकिन अब रजिस्ट्रार उसको नहीं बुलाएगा, सब रजिस्ट्रार उसको नहीं बुलाएगा, उसको कोई और हल निकालेगा जो नीचे है।
In the cases of every such person, the registering official shall either himself go to the house of such person or to the jail in which he confined and examine him or issue the commission for his examination. लो जी, उसने मसला ही हल कर दिया। सबसे पहले उसने 36 में कहा कि वो 34 में इंक्वायरी करते हुए रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार किसी भी बंदे को जो है वो तलब कर सकता है कि आओ भाई, मैंने अपनी तसल्ली करनी है कि ये डॉक्यूमेंट इसी बंदे ने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, ये किसने कहा सेक्शन, ये कहा सेक्शन 30 जो सेक्शन 36 था। फिर 36 ने ये कहा कि इसके लिए उस बंदे को जो जिसको के जो एग्जामन करना है उसको समन या नोटिस जाएगा थ्रू कोर्ट या ऑफिस। और वो 37 है जो कहता है कि वो कोर्ट या वो जो है वो सब्जेक्ट टू प्रोसेस फी जो है वो क्या करेगा कि वो जारी करेगा समन। और फिर 38 कहता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तलब नहीं किया जा सकता। फिर सेक्शन 38 का ही सब सेक्शन 2 है जो कि ये कहता है कि फिर उसका उनको तलब तो नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर उनकी तसल्ली इस तरह से होगी कि वो रजिस्ट्रार जो है वो खुद जाएगा जेल में या उस बंदे के घर जाके उसकी तसल्ली करेगा। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो वो फिर एक कमीशन अपॉइंट कर देगा कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे जाके उस बंदे से पूछ के आओ कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपने ही एग्जीक्यूट किया है। तो बच्चों, आज आपको वो प्रोविजन मिल गई जिसके जरिए एक रजिस्ट्री बजरिया अहले कमीशन होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली ये वाली प्रोविजन है कि जब सब रजिस्ट्रार ने अपनी तसल्ली करनी है, बंदा अदालत के सामने मौजूद नहीं है जिसने एग्जीक्यूट किया है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, या खुद चली जाएगी सब रजिस्ट्रार खुद चला जाएगा, और या वो क्या करेगा कि अपना वो कमीशन अपॉइंट कर देगा जो मौके पे जाके उस बंदे को एग्जामिन करेगा, उसका बयान लिखेगा और फिर वापस आएगा। Law as to summon commission and return, the law enforced for time being as to summon commission and compelling the attendance of witnesses and for the remuneration in suit before shall save as mutatis mutandis। ठीक है, mutatis mutandis का मतलब है with necessary changes apply to any summon or commission issued any person summoned to appear under provision of this act। सिंपल 39 ये कहता है कि जो समन करना है किसी भी बंदे को या कमीशन जो मुकर्रर करना है उस पर वही लॉ अप्लाई होगा जो कि कहाँ पे अप्लाई होता है, जो कि सीपीसी में जो है वो अप्लाई होता है। ले जी, ये था कि 34 में उसने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी को कामयाब करने के लिए उसने 36 से लेके 39 तक जो है वो अपनी पावर्स को जो है वो एक्सरसाइज किया। अब बस यही है इसमें बच्चों। अब ये हमने एक स्टेज पढ़ ली, तो अब हम वापस चलेंगे कि उस इंक्वायरी के बाद वो क्या करेगा। 35 है कि उस डॉक्यूमेंट को या एडमिट कर लेगा या रिफ्यूज कर लेगा, तो फिर उसका प्रोसीजर हम अगले 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बहुत इजी था, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।